नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार, सपोर्ट और फीडबैक के माध्यम से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबके फीडबैक से ही मुझे हर बार एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं हर बार आप सबके लिए कुछ नया, कुछ और बेहतर लेकर आऊँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रूबी जी। इसके अलावा और जितने भी दोस्त हैं, आप सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है भोलू की। भोलू जो कि एक बहुत ही आम सा सिंपल सा लड़का था। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही भोला भाला और प्यारा लड़का था। और अगर मैं इसे थोड़ा सा अलग तरह से आपको बताऊं, तो वो कुछ मामले में थोड़ा कम दिमाग वाला था। इसको आप सब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मंद बुद्धि भी कह सकते हैं। आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ मेरी इन बातों को अदर वे में बिल्कुल ना लें। मैं ये भाषा सिर्फ और सिर्फ आप सबको समझाने के लिए उपयोग करती हूँ, और मैं खुद ऐसे किसी भी चीज़ को बोलना या कहना बिल्कुल गलत समझती हूँ। तो भोलू की कहानी आगे जानते हैं। भोलू जो कि इतना सिंपल सीधा साधा लड़का था, जिसके इस भोलेपन को उसके परिवार वाले भी शायद कभी नहीं समझ पाए। भोलू अपने परिवार का सबसे छोटा बच्चा था। बचपन से ही भोलू के साथ अपने परिवार वाले ही बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया करते थे। भोलू को किसी भी बात को समझाने के लिए उन्हें कई बार अलग अलग तरह से उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे, समझाना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे पागल भी कहा करते थे और हर बार उसे बुरा भला कहना, डांटना और कुछ समय के बाद तो मारना पीटना भी किया करते थे। भोलू को बचपन से इन चीज़ों की आदत थी, लेकिन जैसे जैसे भोलू बड़ा होने लगा, भोलू को ये चीज़ें बहुत बुरी लगने लगी और भोलू घर में किसी से कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि हमेशा उसके मन में ये बात रहती थी कि चाहे जो भी हो जाए, ये मेरे परिवार वाले हैं और ये शायद जो भी करते हैं मेरे भले के लिए ही किया करते हैं। और भोलू की इसी भोलेपन की वजह से धीरे धीरे भोलू की ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। भोलू अक्सर अपने परिवार वालों से डांट, मार पीट खा करके अपना गुस्सा उतारने के लिए हमेशा वहाँ एक नदी के पास जाया करता था और वहाँ जाकर वहाँ के पत्थरों को उठा उठा कर कभी नदी में फेंकना और कभी पत्थरों पर ही मारना। ये भोलू शायद अपना गुस्सा या फिर अपने मन को शांत करने के लिए किया करता था। अपने गुस्से को शांत करने का हर किसी का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। ऐसे ही ये भोलू का तरीका था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। भोलू अब धीरे धीरे बड़ा और फिर जवान हो चुका था, लेकिन भोलू के ज़िंदगी में इस उम्र के बदलाव के अलावा और कुछ भी नहीं बदला था। भोलू को आज भी उसके परिवार वाले इसी तरीके से ट्रीट किया करते थे। भोलू को इस तरह से हमेशा बेइज्जत करना, बात बात पर ताने देना, डांटना, इस उम्र में भी आने के बाद
भोलू को मारना, ये सारी चीज़ें आज भी जारी थीं। ऐसे ही एक दिन भोलू को कोई काम कहा गया था और भोलू ने उस काम को थोड़ा गलत तरीके से कर दिया। उसके बदले भोलू को हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ डांट, मार, बेइज्जती मिली। भोलू को खाना तक नहीं खिलाया गया। भोलू बेचारा चुपचाप उठकर हमेशा की तरह वहीं उस नदी के पास पहुंच गया और रोज की तरह वो वैसे ही पत्थरों को कहीं पैर से मारता, कहीं हाथ से उठाकर नदी में फेंकता और कई पत्थरों को उठाकर दूसरे पत्थर पर मारकर अपने मन को, अपने गुस्से को शांत कर रहा था। तभी अचानक भोलू की नज़र गई। उसने देखा, उसने जो पत्थर उठाकर अभी एक बड़े और काफी मजबूत पत्थर पर मारा था, वो पत्थर टूटकर वहीं नदी के किनारे बिखर गया, ऐसे जैसे उस पर किसी बहुत ही भारी या मजबूत पत्थर से बहुत जोर से वार किया गया हो। और जब भोलू ने नजर उठाकर उस पत्थर को देखा जिसको अभी अभी उठाकर भोलू ने उस बड़े से पत्थर पर फेंका था, टूटना तो उस पत्थर को चाहिए था जो पत्थर भोलू ने अभी उठाकर चलाया था, क्योंकि वो पत्थर बहुत छोटा और अजीब सा, मतलब काफी अलग पत्थर दिखाई दे रहा था। वो देखने में काफी कमजोर सा क्रिस्टल की तरह नजर आ रहा था। लेकिन ये क्या, उस पत्थर से मारते ही इतने बड़े पत्थर की ऐसी हालत होना और उस छोटे से क्रिस्टल जैसे पत्थर को कोई भी खरोंच तक ना आना। भोलू ने तुरंत ही उस क्रिस्टल वाले पत्थर को उठाकर अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसको अपने हाथ में पकड़ा, वो क्रिस्टल जैसा पत्थर अलग सी चमक से चमकने लगा। भोलू को वो पत्थर काफी दिलचस्प लगा और भोलू ने तुरंत ही उस पत्थर को उठाकर अपने पास रख लिया। अभी उस पत्थर से अचानक एक आवाज आई, क्या हुआ? तुम दुखी हो क्या? क्या बात है? तुम मुझे बता सकते हो? भोलू ये सुनकर घबरा गया। भोलू को ये समझते देर नहीं लगी कि ये आवाज़ उसी क्रिस्टल वाले पत्थर से आ रही थी, क्योंकि वहाँ नदी के घाट पर दूर दूर तक भोलू के अलावा और कोई नहीं था। भोलू ने डर के मारे उस पत्थर को वापस से ज़मीन पर गिरा दिया। फिर भी उस पत्थर से लगातार आवाज़ आ रही थी, भोलू डरो मत, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों को हल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझसे बात करो, मुझे अपनी तकलीफ़ बताओ, मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ को दूर कर सकता हूँ। और भोलू चुपचाप दूर खड़ा होकर उस पत्थर की बातें सुन रहा था। तभी भोलू के मन में पता नहीं कैसे वो डर अचानक से खत्म हो गया, क्योंकि भोलू के जिंदगी में दोस्त नाम का कोई इंसान नहीं था। दोस्त क्या, भोलू के जिंदगी में तो कोई हमदर्द भी नहीं था। इसलिए भोलू को तुरंत ही उस पत्थर से डर लगना बंद हो चुका था। भोलू ने फिर से एक बार उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लिया और उठाकर भोलू ने उस पत्थर से पूछा, तुम तो पत्थर हो, तुम कैसे मेरी मुश्किल दूर कर सकते हो? इस पर उस पत्थर ने कहा, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपना दोस्त समझकर अपनी तकलीफ बताकर देखो, मैं तुम्हारी हर तकलीफ को दूर कर सकता हूँ। भोलू ने अभी तो उससे कुछ नहीं कहा। भोलू ने बस चुपचाप उस पत्थर को अपने पॉकेट में रखा और अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन घर पहुंचने के बाद वही डांट का सिलसिला वापस से चालू रहा। भोलू ने फिर से बहुत सारी डांट खाई और डांट खाने के बाद भोलू चुपचाप वहाँ सोने के लिए चला गया जहाँ वो हमेशा सोया करता था। आप ये गलत सोच रहे हैं, भोलू अपने कमरे में कभी नहीं सोता था,
क्योंकि भोलू का कोई कमरा था ही नहीं। भोलू को सोने के लिए जगह दी गई थी भैंसों का तबेला, जहाँ भोलू हमेशा उन्हीं भैंसों के साथ सोया करता था। पहले भोलू अपने मन की बातें कभी कभी उन भैंसों से किया करता था, लेकिन आज तो भोलू के पास एक नया दोस्त था, उसका वो पत्थर। भोलू उस तबेले में पहुंचा। भोलू को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डांटने के बाद भोलू को खाना तो देना, ये तो सवाल ही नहीं उठता था। भोलू वैसे ही भूखा तबेले में आ चुका था और वहाँ पर अब भोलू को बहुत तेज भूख लग रही थी। भोलू भूख के मारे जब पेट में दर्द हो रहा था तो पेट को दबाकर कराह रहा था। भोलू इसी तरह से कराह रहा था, तभी अचानक उसी पत्थर से दोबारा आवाज़ आई, क्या बात है भोलू, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी तकलीफ़ बताकर तो देखो। तब भोलू ने वापस से उस पत्थर को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्थर से तुरंत जवाब आया, बस इतनी सी बात। और पत्थर ने कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। इस पर भोलू ने वापस से सवाल किया, कहाँ बैठ जाऊँ? इन्हीं भैंसों के चारे पर? तभी तुरंत वहाँ पर भोलू के बैठने के लिए एक बड़ी ही आरामदायक जगह बना दी गई और उसके सामने ढेर सारे पकवान आ चुके थे। भोलू ने मन भर करके खाना खाया। कुछ खाना खाया और कुछ कुछ इधर उधर गिर भी गया था, क्योंकि भोलू इतना ज़्यादा भूखा था कि वो जिस तरीके से खाना खा रहा था उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि कितना खाना मुंह में जा रहा है और कितना ज़मीन पर गिर रहा है। सुबह भोलू की आँख उसी डांट फटकार से खुली, और वो डांट फटकार और कोई नहीं, उसके परिवार वाले ही कर रहे थे, क्योंकि भोलू ने रात में जो खाना खाया था वो सारा खाना, थालियाँ, सब कुछ वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन भोलू के खाते वक्त जो खाना ज़मीन पर गिरा था वो खाना गायब नहीं हुआ था, और उस खाने को देखकर उसके परिवार वालों ने आज उस पर एक और नया इल्ज़ाम लगा दिया। भोलू को आज चोर भी बना दिया गया। भोलू को यही बोल बोल कर परिवार वालों ने बहुत कुछ भला बुरा बोला। भोलू ने ये भी कहा कि मैंने ये खाना घर से ही लेकर खाया था। तब परिवार वालों ने ये भी बोलकर डांटा कि जब हम लोग तुम्हें खाना दे रहे थे तब तुमने नहीं खाया, और बाद में तुमने घर से चुरा कर खाया, तो ये भी चोरी ही है, और तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर भोलू को वापस से डांटा गया, मारा भी गया, और फिर भोलू को दिन के सारे कामों में लगा दिया गया। भोलू चुपचाप अपने दिन भर के सारे काम निपटाने लगा, और ऐसे ही 2-3 दिन और बीत गए। भोलू के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। भोलू ने अपने घर वालों से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की कि उसे मेला देखने जाना है, और घर वालों ने इस पर भी उसे बहुत डांटा, क्योंकि भोलू थोड़े से पैसे मांग रहा था। भोलू को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वही रोज़ वाली चीज़, डांट, फटकार, ताने, गालियाँ, मार, सब कुछ मिल गया। भोलू फिर से मुंह लटकाकर वहीं तबेले में बैठा हुआ था, और तभी भोलू से वापस से उस पत्थर ने पूछा, और भोलू ने अपनी इच्छा उसके सामने फिर एक बार जाहिर की। भोलू ने कहा उसे पैसे चाहिए, और तभी भोलू को ढेर सारे पैसे मिल गए। इतने पैसे जितने कि भोलू ने आज तक कभी नहीं देखे थे, और भोलू वो पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। वो मेले गया, और आज उसने हर वो एक चीज़ की जो कि भोलू ने आज से पहले कभी नहीं की थी। उसने झूला झूला,
वहाँ हर एक चीज़ खाई। और ये सारी चीज़ें करते हुए भोलू को ये पता नहीं था कि उसके घर का एक लड़का भी उसे देख रहा था। ये बातें उसने आकर घर पर बता दी और आते ही भोलू को वापस से पिटाई लगी, ये कहकर कि तू पहले तो सिर्फ घर में ही चोरी कर रहा था, अब तू बाहर भी चोरी कर रहा है, हमारी बदनामी करवाना चाहता है। और ये कहकर भोलू को बहुत मारा गया। भोलू बहुत दुखी था। भोलू वापस से अपने तबेले में पहुंच चुका था। उसकी उदासी को दूर करने के लिए उस पत्थर ने काफ़ी सारी चीज़ें की। वो हर एक दिन भोलू को खुश करने के लिए कुछ न कुछ नया ज़रूर भोलू को दिया करता था। कभी कपड़े, कभी जूते, कभी कोई और चीज़। और इन सारी चीज़ों से भोलू को रोज रोज डांट मार पड़ती ही पड़ती थी, क्योंकि घर वाले इन चीज़ों को देखकर भोलू को अब पक्का चोर समझने लगे थे। उनका कहना था, तू जिस तरीके से चोरी कर रहा है, जिस दिन ये बात गांव वालों को पता चली, वो तुझे मार मार कर जान से मार देंगे। और ये बात भोलू जानता था कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। भोलू हर बार सबको ये समझाने की कोशिश करता कि भोलू को उसका ये दोस्त उसे ये चीज़ें देता है, लेकिन हर बार परिवार वाले ये कहकर उसे और मारा करते थे कि तेरा कोई दोस्त भी है, तुझ जैसे पागल का कोई दोस्त हो सकता है क्या। और घर वाले उसे लगातार टॉर्चर करते थे। ऐसे में भोलू करता भी तो क्या करता। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन भोलू को उसके परिवार वालों ने ऐसी ही किसी चीज़ के लिए, क्योंकि भोलू को उस दिन उस पत्थर ने खुश करने के लिए दोबारा से बहुत सारे पैसे दिए थे, क्योंकि आज भोलू का जन्मदिन था और भोलू को घूमने जाना था। और इतने पैसे भोलू के पास देखकर उसके घर वालों ने आज उसे इतना मारा कि भोलू के हर एक अंग में इतना दर्द हो रहा था कि भोलू ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस बीच वो पत्थर बार बार भोलू से कहता कि तुम्हारे घर वाले बहुत दुष्ट हैं, वो तुम्हें जिस तरीके से मारते पीटते हैं, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। तुम बस एक बार मुझसे कहो, मैं तुम्हारे घर वालों की अकल ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन भोलू हर बार ये कहकर उस पत्थर को रोक दिया करता था कि नहीं, चाहे जो भी हो, ये मेरे परिवार वाले हैं, तो इनको कुछ भी कभी मत करना। लेकिन आज भोलू सच में इतनी ज़्यादा तकलीफ में था कि आज जब उस पत्थर ने ये कहा, आज तो तुम्हारे घर वालों ने हद ही कर दी। आज तुम्हारे जन्मदिन के दिन ही उन्होंने तुम्हें इतना मारा है कि तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। तुम सिर्फ एक बार मुझसे कहो, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर वालों को शांत करवा दूंगा और उसके बाद कभी भी कोई भी तुम पर ऐसे अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर आज भोलू के मन में पता नहीं क्या आया। उसने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। और बस भोलू के इतना शायद कहने की ही देर थी। थोड़ी ही देर में भोलू के घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। और थोड़ी ही देर बाद जब भोलू ने जाकर अपने घर के अंदर का नज़ारा देखा, भोलू पूरी तरह से दहल चुका था। उसके घर के सारे लोग मर चुके थे और सारे लोगों की मृत्यु इतनी भयानक तरीके से हुई थी कि किसी का शरीर आधा कटा हुआ था, किसी का सर धड़ से उखाड़ कर अलग कर दिया गया था, किसी के हाथ पैर अलग अलग उखाड़ कर दूर दूर फेंक दिए गए थे और पूरा घर खून से नहा चुका था।
ये देखकर भोलू को बहुत दुख लगा। भोलू रोने लगा। तभी उस पत्थर से आवाज़ आई, भोलू, ये रोने का समय नहीं है। अगर तुम्हारे गांव वालों को ये बात पता चली तो वो लोग सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे। तो तुम एक काम करो, तुम तुरंत यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक जंगल है, वहाँ भागना शुरू करो और उस जंगल के अंदर जाओ। ये सुनकर तुरंत ही भोलू ने कहा, लेकिन मैं आज तक जंगल में कभी नहीं गया हूँ, वहाँ तो जंगली जानवर हैं, वो मुझे मार डालेंगे। तभी उस पत्थर से दोबारा आवाज़ आई, नहीं, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता मेरे रहते। तुम मुझे तुरंत अपने साथ लो और उसी दिशा में भागो। मैं बाकी की बातें तुम्हें बाद में बताऊंगा। भोलू ने वैसा ही किया। वो तुरंत उसी दिशा की तरफ भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच चुका था। जंगल काफ़ी घना था। वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। भोलू एक लिमिट तक अंदर जाने के बाद डर गया और वो वहीं रुक गया। भोलू डर से थर-थर काँप रहा था। तभी उस पत्थर से दोबारा आवाज़ आई, भोलू, डरो मत, अंदर जाओ और अंदर जाने के बाद तुम्हें एक गुफा मिलेगी। तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना है। भोलू ने ये कहा, मुझे डर लग रहा है। तभी उस पत्थर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मुझ पर भरोसा करो, चलो अंदर चलो। और भोलू जंगल के और अंदर भागता चला गया। भागते भागते आखिरकार भोलू जंगल के सबसे घने वाले हिस्से में पहुंच चुका था। वहां पर सच में एक गुफा थी और भोलू तुरंत ही उस गुफा के अंदर दाखिल हो गया। उस गुफा के अंदर दाखिल होते ही भोलू ने देखा वहां पर एक पुराना, बहुत ही पुराना पत्थर का ताबूत सा बना हुआ कुछ रखा हुआ था। तभी पत्थर से दोबारा आवाज़ आई, भोलू, इस ताबूत में एक ऐसी जगह होगी जहां मेरे पत्थर के आकार का एक जगह होगा, खाली जगह, उस जगह पर मुझे लगा दो। ये सुनकर भोलू ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस पत्थर ने कहा था। और भोलू को अक्सर उस पत्थर से, जब वो बिल्कुल शांत रहा करता था, तब गरजने की और गुर्राने की आवाज़ आया करती थी। लेकिन भोलू कभी भी उन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देता था। और आज जैसे ही भोलू ने उस पत्थर की बात मानकर उसे उस जगह पर लगाया, वही गरजने और गुर्राने की आवाज़ बहुत तेज आई, इतनी तेज जिससे मानो पूरा का पूरा जंगल, वो गुफा, सब कुछ कांप गए हों। भोलू भी डर कर बहुत ही पीछे कोने में जाकर छुप गया। तभी अचानक वो ताबूत खुल गया और उसमें से एक विशाल, बहुत ही विशाल, भयानक राक्षस वैसे ही गुर्राता चिल्लाता हुआ बाहर निकला और वो भोलू की तरफ आगे ही बढ़ रहा था, भोलू को मारने के लिए। तब तक उस पत्थर से दोबारा आवाज़ आई, मालिक नहीं, इसे मत मारिए, इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि इसी ने मुझे आप तक पहुँचाया है और आपको जागृत करने में भी इसी ने मेरी मदद की है। ये बहुत काम का इंसान है, ये आगे भी हमारे बहुत काम आएगा, इसे छोड़ दीजिए। तभी वो राक्षस वहीं पर रुक गया और भोलू के जान में जान आई। लेकिन भोलू उस उतने भयानक राक्षस को देखकर इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो उसी कोने में दुबका हुआ चुपचाप बैठा हुआ था। फिर तुरंत ही उस राक्षस ने अपनी इच्छा उस पत्थर से कही। उसने कहा, उसे भूख लगी है, वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो उसे भोजन चाहिए। देखते ही देखते वो पूरी की पूरी गुफा वहाँ
जानवरों से भर गई और थोड़ी ही देर में उस राक्षस ने उन सारे जानवरों को खाया और उन सब की प्राण शक्ति को खींच लिया। ये नज़ारा देखकर भोलू और ज़्यादा डर चुका था। उसके बाद वो राक्षस थोड़ी देर के लिए शांत हुआ और वो वहीं बैठकर कोई पूजा, कोई साधना करने लगा। ये सारी चीज़ें भोलू देख रहा था और अगले दिन जब वो राक्षस अपनी पूजा साधना से उठा, तब उसने भोलू को समझाते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। और भोलू ने अपने आप को संभाला। उसने बस हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और उन 3 दिनों के बाद अमावस्या आई। 3 दिनों तक वो राक्षस ऐसे ही अपनी साधना करता रहा और तीसरी रात जब अमावस्या की रात थी, तब वो राक्षस अपनी गुफा से निकला। वहाँ गांव के कुछ लोग उस जंगल में घूमकर भोलू को ही शायद ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसके परिवार की हत्या हो चुकी थी और भोलू वहां से गायब हो चुका था। इस बात से सारे गांव वालों को यही उम्मीद थी कि भोलू ने ही शायद ऐसा कुछ किया होगा। और उन इंसानों को देखते ही तुरंत उस राक्षस ने उन सारे इंसानों की प्राण शक्ति खींची और सबको एक एक करके कच्चा चबा गया। इतने में ही उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। वो उस गांव में पहुंचा जो भोलू का गांव था। वो गांव बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 लोगों का छोटा सा गांव था। एक ही रात में उस राक्षस ने उस पूरे के पूरे गांव वालों की प्राण शक्ति को खींचकर सारे के सारे इंसानों को कच्चा चबा डाला। और ये करने के बाद वो सुबह होने से पहले पहले अपनी गुफा में वापस आ चुका था। भोलू ये सब देखकर बहुत दुखी हो चुका था। भोलू पहले ही अपने परिवार वालों की मौत से उबर नहीं पाया था और अब भोलू के नज़रों के सामने ही पूरा का पूरा गांव तबाह हो चुका था। भोलू इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा था। भोलू इन चीज़ों से अब इतना ज़्यादा दुखी हो चुका था, लेकिन वो करता तो करता क्या, जाता तो भी किसके पास जाता। अब तो इस दुनिया में उसका कोई था ही नहीं। भोलू अब इन चीज़ों से इतना ज़्यादा आत्मग्लानि में था कि वो इन चीज़ों से हर हाल में छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन उस राक्षस ने अभी भी वो पत्थर भोलू को ही दे दिया था और भोलू को कहा था कि तुम इस पत्थर की सुरक्षा करोगे और ऐसे ही 3 अमावस्या तक मैं जाकर बाहर सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की ही रात में शिकार कर सकता हूँ। और ये 3 अमावस्या और मेरी ये साधना पूरी होने के बाद मैं फिर कभी भी किसी भी वक्त बाहर निकल सकता हूँ। तब जब उस राक्षस ने भोलू से इतनी बातें की, तब भोलू ने उस पर भरोसा किया और भोलू ने उससे एक बात पूछी। उसने कहा, लेकिन आप हैं कौन और आप इतने दिनों से इस पत्थर के अंदर बंद क्यों थे? तब उसने भोलू को बताया, मुझे आज से करीब 5000 वर्ष पहले बनाया गया था और मुझे इतना ज़्यादा ताकतवर बनाया गया कि मैं हर चीज़ का सामना कर सकता था। मेरे मदद से जिन लोगों ने मुझे बनाया था, उन लोगों ने काफ़ी सारे युद्ध जीते, अपने सारे काम मुझसे करवाए, लेकिन तब तक जब तक कि उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अब मैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। एक समय के बाद
उन लोगों को मेरी शक्तियों से ही डर लगने लगा। इस वजह से उन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े नामी तांत्रिकों के साथ मिलकर मुझे इस पत्थर के अंदर एक लंबे समय के लिए कैद कर दिया और मेरी शक्तियों को इस पत्थर में बांध दिया। और इस पत्थर को इस तरह से छुपाया गया कि मैं चाहकर भी इस पत्थर तक ना पहुंच पाऊं। वैसे भी मैं कैद में था और इस पत्थर के ही माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आज़ाद हो सकता था। तब बाकी की बात उस पत्थर ने बताई। वो पत्थर भी सदियों से ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, लेकिन वर्ष पे वर्ष बीतने के बाद जैसे जैसे समय बदला, कुछ समय बाद वो पत्थर ज़मीन के ऊपर आया और वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के इंतज़ार में था कि कोई ऐसा आए जो कि उसे अपने हाथों में पकड़े, जिससे कि वो पत्थर वापस से सक्रिय हो जाए। और उस पत्थर के सक्रिय होते ही वो उसकी पहले मदद करेगा, उसके बाद उससे मदद लेकर वो अपने मालिक को जिंदा करेगा। और बाकी की बातें उस पत्थर ने सिर्फ अपने मन में ही सोची। उस पत्थर ने ये बातें सोची कि तुम्हें मैंने बेवकूफ़ बनाया, तुम्हें लालच दिया, इस वजह से पहले मैंने तुम्हारे काम किए और तुम्हें इस तरह से जंगल में लाना ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि तुम पूरी तरह से अकेले और बेसहारा नहीं होते। इस वजह से मैं हमेशा तुमसे ये कहता था कि तुम्हारे परिवार को क्या मैं मार दूं, लेकिन तुमने हर बार अपने परिवार को बचाया और आखिरकार मेरी नेगेटिव शक्तियाँ एक वक्त के लिए तुम पर काम की और तुम्हारा मन भटका। तुमने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे परिवार को मार दूं, क्योंकि मैं बिना तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे किसी भी अपने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके वजह से मैंने तुम्हारे हाँ बोलने का इंतज़ार किया। तुम्हारे हाँ बोलते ही मैंने तुम्हारे परिवार को मार कर तुम्हें अकेला किया और तुम्हारे गांव वालों को तुम्हारा दुश्मन बनाया, जिससे कि मैं तुम्हें अपनी साजिश के तहत इस जंगल में लेकर आया और फिर मैंने मेरे मालिक को जागृत किया। ये सारी बातें वो पत्थर अपने मन में ही सोच रहा था और सच में भोलू के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला गया था। ये बात तो भोलू को पता ही नहीं थी। उसके बाद भोलू ने कई बार उस पत्थर को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन भोलू ने जब भी वो कोशिश की, भोलू को ये एहसास होता कि वो उन शक्तियों से अब बन चुका है, जुड़ चुका है, जिसके वजह से एक सीमा तक अगर भोलू उसके आगे निकलने की कोशिश करता तो उसे करंट का झटका सा महसूस होता और ये बात उस राक्षस को भी पता चल जाती। ऐसे ही एक बार भोलू ये कोशिश कर रहा था, तब उस राक्षस ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे भोलू? और भोलू ने डरते हुए कहा, मालिक, मैं तो सिर्फ यहाँ बैठे बैठे इस गुफा में बहुत परेशान हो गया था, जिसके वजह से मैं थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए यहीं टहलने जाना चाहता था। और ये बात सुनकर उस राक्षस ने तुरंत कहा, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और वो राक्षस उस गुफा के द्वार पे ही खड़ा हो गया और उसने कहा, टहलो, तुम्हें जितना टहलना है और ताज़ी हवा खाओ, मैं यहीं हूँ। भोलू चुपचाप वहाँ घूम रहा था और बार बार अपने मन में ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। भोलू इस बात के इंतज़ार में भी था कि काश कोई आता जो उसकी मदद कर देता, लेकिन अब तो कोई था ही नहीं वहाँ दूर दूर तक।
जो कि भोलू के शायद चीखने चिल्लाने पे भी आ सकता था, क्योंकि वो तो पूरा गांव ही तबाह हो चुका था। अब भोलू इस बात से काफी परेशान था, लेकिन भोलू को एक रात ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सो जाने के बाद वो राक्षस और वो पत्थर आपस में किसी बारे में बात करते हैं। गोलू को ये बात जाननी थी, इसलिए आज गोलू ने उस पत्थर को चुपचाप अपने बगल में रखा और सोने के लिए चला गया। लेकिन भोलू आज सोया नहीं था, वो इंतज़ार कर रहा था इन दोनों के आपस में बात करने का। और तभी राक्षस ने तुरंत ही उस पत्थर से बात करना शुरू किया। मुझे हर हाल में वो पत्थर चाहिए। वो पत्थर अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे हमेशा ये डर बना रहेगा कि शायद मेरी शक्तियाँ, मेरी ताकत हमेशा के लिए फिर से नष्ट हो सकती हैं। इस पर उस पत्थर ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वैसे भी मैं ही इसे बहुत मुश्किल से ढूंढ पाया और किसी इंसान तक ऐसे पत्थर का पहुंचना नामुमकिन होता है। मैंने आपको आज़ाद कराने के लिए सदियों तक इंतज़ार किया और मैं खुद अपनी काली शक्तियों के इस्तेमाल से जैसे तैसे इतनी सदियों के बाद इस तक पहुंच पाया, और वो तो खुद को छुपाने में ही लगा हुआ है। तो आपको सच में लगता है कि वो इतनी आसानी से किसी के सामने आएगा? ये नामुमकिन है। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। वैसे भी सिर्फ अब 2 अमावस्या और बीतने की बात है। ये 2 अमावस्या बीतने के बाद जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम दोनों मिलकर उस पत्थर को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद आपके इस आखिरी डर को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और फिर अब जबकि ये सारी बातें भोलू जान चुका था कि इस राक्षस का भी अंत किया जा सकता है, भोलू ने अगले दिन थोड़ा दिमाग चलाया, क्योंकि भोलू अब ऐसी काली शक्तियों के साथ रहते रहते पहले की तरह मंद बुद्धि तो बिल्कुल नहीं रह गया था। भोलू भी अब अपना दिमाग चलाना थोड़ा बहुत सीख चुका था। भोलू ने तुरंत कहा, मालिक, मैं जानता हूँ आप अमावस्या के अलावा और किसी रात को बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी पूर्ण शक्तिशाली हो जाएं। इसलिए मैं आपके लिए खुद जाकर कोई जीवित चीज़ पकड़ कर लेकर आऊँगा। क्या मुझे आज्ञा है, मैं जाऊँ? इस पर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आओ। और गोलू वहाँ से तुरंत फटाफट उसी नदी के पास पहुँच गया जहाँ उसे पहली बार वो पत्थर मिला था। अब गोलू पूरी तरह से उस पत्थर को ढूंढने में लगा हुआ था। वो हर पत्थर को हाथ से रगड़ कर देखता, घुटनों के बल बैठकर एक एक पत्थर को छूता, रगड़ता कि शायद कोई पत्थर वैसे ही अलग दिख जाए। इसी चक्कर में गोलू के हाथ, घुटने, पैर सब कुछ छिल चुके थे, खून निकल रहा था। लेकिन भोलू को अपनी चिंता बिल्कुल नहीं थी। भोलू तो बस अब पश्चाताप के आग में जल रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने इन पापों को खत्म करने के लिए उस राक्षस का विनाश करना चाहता था। भोलू इस तरह से वो पत्थर ढूंढता रहा। काफी वक्त निकल गया। तब भोलू को ये एहसास हुआ, अब मुझे वापस जाना चाहिए, नहीं तो वो अगर समझ गया तो वो मुझे मार डालेगा। भोलू तुरंत भागकर उसी गांव में पहुंचा जो गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां के लोग तो मर चुके थे, लेकिन वहां के जानवर अभी भी वहीं थे। उसमें से उसने एक मुर्गी को पकड़ा
और उसको पकड़कर भोलू की आंखों में आंसू आ गए कि एक और पाप उसके हाथ से होने जा रहा है। उसने भगवान से फिर से अपने इस गलती की माफ़ी मांगी और चल पड़ा उसी गुफा की तरफ। वहाँ जाकर उसने उस राक्षस के आगे उस मुर्गी को कर दिया और कहा, मालिक, ये लीजिए, मैं आपके लिए ये मुर्गी लेकर आया हूँ। उसको देखते ही राक्षस ने झपट कर उसकी भी प्राण शक्ति खींच ली और उसे तो एक झटके में ही वो पूरा का पूरा खा गया। उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसने कहा, मज़ा आ गया भोलू। छोटा था, मेरे लिए ये काफ़ी बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी मज़ा आया। तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया और ये चोटें कैसे आई तुम्हें? इस पर भोलू ने कहा, मालिक, आपको क्या लगता है, मजाक है क्या मुर्गी को पकड़ना? कितना मैं दौड़ा, गिरा, मैंने कितनी मेहनत की, तब जाकर ये एक मुर्गी हाथ आई मेरे। इस पर राक्षस को उसके बात पर भरोसा हो गया और ऐसे ही अगले दिन वापस से भोलू ने उससे फिर से बाहर जाने की परमिशन मांगी और ये कहा कि मालिक, मैं इस बार कोशिश करूँगा आपके लिए पिछली बार से कुछ ज़्यादा बड़ा लेकर आऊँ। और राक्षस ने फिर से उसको परमिशन दे दी। वो फिर से भागकर उस नदी के पास पहुंचा। आज उसके घाव में, चोटों में वापस से चोट लग रही थी। फिर से खून निकल रहा था। भोलू को दर्द हो रहा था, लेकिन भोलू को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था। वो तो बार बार अपने गलती की भगवान से माफ़ी मांगते हुए उस पत्थर को पूरे मन से ढूंढ रहा था, लेकिन आज भी वक्त निकल गया, उसे वो पत्थर नहीं मिला। और आज फिर भोलू गांव में पहुंचा। उसने एक बकरी के बच्चे को पकड़ा और फिर से वो रोने लगा। उसने भगवान से वापस से माफ़ी मांगी और उसको लेकर वो फिर से राक्षस के पास पहुंचा। और राक्षस ने फिर से उससे वही सवाल किया कि तुम्हें फिर से आज चोटें आ गईं और इतना वक्त भी लग गया। इस पर भोलू ने फिर वही जवाब दिया, मालिक, इन बकरी के बच्चों को भी पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये तो इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन मुझे तो अपने मालिक के लिए इसे लाना ही था। इसलिए मैंने अपने चोटों का भी ख्याल नहीं किया और मैं इसे पकड़कर आपके पास लेकर आ गया। उसने तुरंत ही उसकी भी प्राण शक्ति खींची और उसे भी एक ही बार में खा लिया। ये देखकर भोलू को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन भोलू क्या कर सकता था। आज वापस से, क्योंकि आज आखिरी दिन था, कल का दिन अमावस्या का दिन था और भोलू अब देर बिल्कुल नहीं करना चाहता था। भोलू ने फिर से बाहर जाने की परमिशन मांगी और राक्षस ने फिर से आज यही कहकर उसे जाने दिया कि कल तुमने एक ही बकरी लाई थी, लेकिन आज उससे कुछ और बड़ा ज़रूर लेकर आना। भोलू ने यही बात उससे कही। जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और वो निकलकर फिर उस नदी के पास पहुँच गया। भोलू बार बार भगवान का नाम ले रहा था, अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था और उस पत्थर को ढूंढे जा रहा था। तभी अचानक भोलू को एक वैसा ही पत्थर दिखाई दिया, लेकिन उस पत्थर की चमक काफ़ी अलग थी। वो सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था। भोलू ने उसे हाथ में लिया और हाथ जोड़कर उससे ये बात पूछी, क्या आप वही हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं उस राक्षस को ख़त्म कर सकता हूँ? इस पर उस पत्थर से आवाज़ आई, हाँ, मैं वही हूँ और मैं तुम्हें यहाँ 3 दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि तुम्हारे वजह से बहुत सारे बेकसूरों की जान गई है और मुझे ऐसा लगा
कहीं तुम मुझे भी पाकर मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करो। लेकिन मैंने तुम्हारे सच्चे पश्चाताप को देखा और मैं समझ गया कि तुम अब मन से पवित्र हो चुके हो, तो तुम्हें अब कुछ नहीं करना। तुम बस मुझे लेकर उस गुफा में चलो और उस गुफा में तुम मुझे निकाल कर बाहर रख देना। बाकी का सब मैं खुद कर लूँगा। और ये जानकर वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर तुरंत गुफा में पहुँच गया। और गुफा में प्रवेश करते ही राक्षस और उस पत्थर दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ उसी शक्तिशाली तांत्रिक की आत्मा, उसकी शक्तियाँ आ चुकी हैं जिसने उसे कैद किया था। ये राक्षस का सबसे बड़ा डर था, क्योंकि जब इसे बांधने की प्रक्रिया की जा रही थी तब वहाँ 101 तांत्रिक मिलकर उस क्रिया को कर रहे थे, लेकिन उन सब की शक्तियाँ कम पड़ गई थीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही तांत्रिक था जो कि उन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसने सिर्फ अपनी ही शक्तियों से उस राक्षस को कैद कर दिया था। और जब उसके मृत्यु का समय आया तब उसे ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शायद ये राक्षस अपनी ताकत और अपनी कूट बुद्धि के वजह से फिर से आज़ाद हो सकता है। तो मैं अपनी पूरी शक्तियाँ किसी और को नहीं दे सकता। इस वजह से उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियों को, सिद्धियों को इसी एक पत्थर में कैद कर दिया था, जिसकी वजह से अगर कभी ऐसा समय आए तो सिर्फ इस पत्थर के माध्यम से वो उसे बहुत ही आसानी से हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सकता था। और जैसे ही भोलू ने उस पत्थर को लेकर उस गुफा के अंदर एंट्री की, तुरंत ही वो पत्थर और वो राक्षस दोनों चिल्लाने लगे कि हमने तुम पर भरोसा किया था, हमने तुम्हें अपना समझा था और तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भोलू ने किसी की बात नहीं मानी और उसने उस तांत्रिक वाले पत्थर को तुरंत ही ज़मीन पर रख दिया। उसमें से एक तेज रोशनी निकली और वो राक्षस अपने आप उस ताबूत में जाकर वापस से कैद हो गया। तब उस तांत्रिक वाले पत्थर से आवाज़ आई कि भोलू, अब इस पत्थर को मेरे सामने लाकर रख दो। मतलब उस तांत्रिक वाले पत्थर के सामने उस काली शक्ति वाले पत्थर को लाकर रख दो। भोलू ने तुरंत ऐसा ही किया और उसके देखते ही देखते दोबारा से वही सफ़ेद रोशनी निकली, जिससे कि वो पूरी की पूरी गुफा जगमगा गई और उस काली शक्ति वाले पत्थर को पूरी तरह से उस तांत्रिक वाले पत्थर ने तोड़कर तबाह कर दिया कि अब वो पत्थर ना तो बचेगा, ना ही ये राक्षस कभी दोबारा वापस आ पाएगा। और फिर उस पत्थर से आवाज़ आई कि भोलू, तुम इस गुफा से तुरंत निकल जाओ, अब ये गुफा तुरंत तबाह होने वाली है। भोलू ने उस पत्थर की बात मानी और वो निकलकर उस गुफा से जैसे ही बाहर आया, एक ज़ोर की आवाज़ आई और वो गुफा देखते ही देखते ज़मीन के अंदर धंसकर गायब हो गया। भोलू को जो चाहिए था वो अब हो चुका था, लेकिन भोलू का पश्चाताप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। भोलू वहाँ से निकलकर एक दूसरे दूर के गांव में गया और भोलू ने वहाँ के लोगों को अपने साथ बीती सारी बातें बताई। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया और कुछ लोगों ने विश्वास किया, जिनमें से एक इंसान ने ऐसा कहते हैं कि उसे अपनी भाषा में वहाँ पर लिख लिया ताकि ये बात हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ना हो। और फिर उसी के बाद भोलू
काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे लोगों की सेवा करके अपना वक्त बिताने लगा। लेकिन उसके वजह से, मतलब ऐसी काली शक्तियों के पास रहने की वजह से, शायद सच में भोलू के अंदर कुछ काली शक्तियों का हिस्सा था, जिसके वजह से भोलू ये चीज़ें भी पूरे लंबे समय तक नहीं कर पाया। भोलू जिसके भी पास सेवा भाव से जाता, उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो ही जाता था, जिससे कि जिन लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा किया था, उन लोगों ने भोलू को एक रात मार मार कर, बुरी तरह से पीट कर उसे जान से मार डाला। और फिर ये बात हमेशा के लिए वहीं दब जाती, खत्म हो जाती। लेकिन जिस इंसान ने इस कहानी को लिखा था, उसने एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी इस कहानी को आगे बढ़ाया। लेकिन कहते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते इस कहानी में काफ़ी सारे बदलाव कर दिए गए। इसकी सच्चाई की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कहानी हमारे पास जैसी आई, मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। तो आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि हमारा ये डर का घर का परिवार और बड़ा हो सके, और मेरे लिए और ज़्यादा मोटिवेशन आप सब देते रहें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कोई यकीन नहीं करता, तो आपकी उन कहानियों पर मैं भरोसा करूँगी और उस कहानी को अपने डर का घर का परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो आप मुझे आपकी वो कहानी भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।